हेलो बच्चों, तो आप सब कैसे हैं। आई होप कि सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान अध्याय 2 के बाकी क्वेश्चनों को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल को समझाइए। प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल की परिभाषा हम पढ़ लेते हैं कि ऐसे अम्ल जिनका जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनीकरण हो जाता है। मतलब प्रबल अम्ल किसे कहा जाएगा, जिनका जलीय विलयन में कह सकते हैं या जल में पूरी तरह से आयनीकरण यानी जिसके आयंस होते हैं वो पूरी तरह से टूट जाएं, विघटित हो जाएं, या कह सकते हैं हम आयनीकरण किसे कहते हैं, आयनों का टूटना। तो प्रबल अम्ल किसे कहा जाएगा, जलीय विलयन में जिसका पूरी तरह से आयनीकरण हो जाए, यानी ऐसा कोई भी अम्ल जो जल में पूरी तरह से क्या हो जाए, उसके आयंस विघटित हो जाएं, टूट जाएं, उसे कहेंगे प्रबल अम्ल। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं हम HCl, H2SO4, ये प्रबल अम्ल होते हैं। अब बात करते हैं दुर्बल अम्ल की। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। दुर्बल अम्ल इसका जस्ट उल्टा कह सकते हैं हम, यानी जिनका आयनीकरण नहीं होता है। मतलब कह सकते हैं ये पूर्ण रूप से या बहुत कम आयनीकृत होते हैं जल में घुलने पर, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल CH3COOH यानी एसिटिक एसिड और H2CO3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल से आप क्या समझते हैं। तो हमें तनु अम्ल समझना है और सांद्र अम्ल, यानी आपने डाइल्यूट एसिड पढ़ा होगा और कंसंट्रेट एसिड पढ़ा होगा। तो डाइल्यूट एसिड यानी तनु अम्ल किसे कहा जाएगा, तो ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो, यानी कोई सॉल्यूशन बना है और उसमें एसिड का सॉल्यूशन है जिसमें पानी और जल दोनों ही मिले हैं, तो जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और जल की मात्रा कम होगी, अम्ल की मात्रा कम होगी। यानी ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, वो कहलाएगा तनु अम्ल। ठीक है, समझ गए ना। अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक बताई जाती है इसमें, उसे कहते हैं तनु अम्ल। नेक्स्ट है सांद्र अम्ल किसे कहा जाएगा। जस्ट उसका उल्टा कर लीजिए, अम्ल की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम होगी, यानी ऐसा अम्ल जिसमें अम्ल की मात्रा अधिक होगी और जल की मात्रा कम बताई जाएगी, वो सांद्र अम्ल या कंसंट्रेट एसिड कहलाएगा। क्लियर, सांद्र अम्ल समझ गए, जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक। तनु अम्ल, अम्ल की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनुकरण किसे कहा जाता है। तो तनु अम्ल से ही हम समझ सकते हैं, वहीं से आपकी समझ में आ गया होगा कि तनु अम्ल में क्या होता है। तो यहाँ से हम तनुकरण क्रिया को भी समझते हैं कि ऐसी प्रक्रिया जिसमें जल में क्या चीज़ मिलाई जाए, अम्ल या क्षार मिला दिया जाए, और मिलाएंगे तो उसके आयनों की सांद्रता में कमी आएगी, और कमी आएगी तो उसे क्या कहा जाएगा, तनुकरण कहा जाएगा। अब हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अम्ल क्षार सूचक क्या है। मतलब हम किसी भी एसिड या बेस को या न्यूट्रल उदासीनता किसी भी पदार्थ की कैसे पहचानेंगे, यानी कोई पदार्थ अम्ल है, क्षार है या उदासीन है, उसे किस प्रकार से पहचानें। क्योंकि भौतिक तरीके से हर किसी पदार्थ को नहीं पहचाना जा सकता कि अम्ल है, क्षार है
नहीं पहचाना जा सकता, तो उसको टेस्ट लगा कर भी पहचानते हैं। तो चलिए, अम्ल क्षार को पहचानने के लिए किस किस तरह के सूचकों का यूज किया जाता है वो हम पढ़ते हैं। अम्ल क्षार सूचक किसे कहा जाता है? तो अम्ल क्षार सूचक समझ में आ गया ना। तो ऐसे सूचक या ऐसा कोई भी पदार्थ जिसको अम्ल और क्षार में मिलाते हैं तो वो अपना रंग या गंध को परिवर्तित कर लेते हैं। या तो वो अपना कलर चेंज कर रहा होगा या वो स्मेल चेंज कर रहा होगा अपने, वो अम्ल क्षार सूचक कहलाते हैं। अगर रंग चेंज कर रहा है या गंध परिवर्तित कर रहा है अपनी, तो समझ लीजिए वो इंडिकेट कर रहा है अम्ल या क्षार को। अगर कुछ भी नहीं कर रहा तो हम सही से पहचान नहीं पाएंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं: प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहा जाता है? सबसे पहले प्राकृतिक सूचक को हम पढ़ते हैं। प्राकृतिक सूचक का हम वैसे ही पता चल रहा है कि प्रकृति द्वारा बनाए गए सूचक होंगे, यानी हमने नहीं बनाया है, वो प्रकृति से हमें मिला है। यानी इसमें परिभाषा में भी लिखा है वे पदार्थ जो प्रकृति में पाए जाते हैं और अम्ल और क्षार के रंग अलग अलग होते हैं। प्रकृति द्वारा प्राप्त जो सूचक हैं, जैसे हल्दी है, लिटमस पत्र है। लिटमस पत्र कहाँ से मिलता है? लाइकेन पौधे से मिलता है। ध्यान रखें, कहाँ से मिलता है ये? लिटमस लाइकेन पौधे से मिलता है। और हल्दी, हल्दी तो अपन को पता है कि उसका अलग से पेड़ होता है। तो इसकी क्रिया देख लेते हैं थोड़ी, अम्ल और क्षार के साथ दोनों की। हल्दी का जो विलयन होगा वो प्रकृति उसकी कैसी होगी, यानी देखने में हमें कैसा दिखाई देता है? वो पीला दिखाई देता है। और अगर इस पर एसिड की क्रिया कराई जाए, यानी इसको एसिड में डाला जाए या एसिड इसके साथ मिलाया जाए, तो वो अपना कलर चेंज नहीं करती है, वो पीले की पीले ही बने रहती है। उसका जो सॉल्यूशन है वो पीला का पीला ही बना रहता है। लेकिन अगर क्षार के साथ इसकी क्रिया होती है तो वो गहरा लाल रंग ले लेता है। मतलब आप शादियों में जाते हैं, अगर आपको हल्दी लगा दी जाती है आपके कपड़ों पर और उसको धुलते हैं, तो आप देखते हैं कि जो हल्दी का पीला रंग था वो एक गहरा लाल रंग ले लेता है। क्यों? क्योंकि जो आपका साबुन था वो बेस था, क्षारीय था, इसीलिए उसने उस हल्दी के विलयन से या हल्दी से क्रिया कर ली। हल्दी से क्रिया की तो उसने अपना रंग चेंज कर दिया, यानी गहरा लाल रंग हो गया। पीले से कैसा हो गया? गहरा लाल रंग हो गया। तो क्लियर? आपने काफ़ी बार देखा भी होगा ऐसा। नेक्स्ट लिटमस पेपर को हम देख लेते हैं। अगर लिटमस का सॉल्यूशन है, कोई विलयन है, तो उसका रंग बैंगनी होता है, पर्पल कलर का होता है। अगर वो अम्ल से क्रिया करता है तो वो लाल होता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अगर वो क्षार से क्रिया करता है तो नीला हो जाता है। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं संश्लेषित सूचक, या कह सकते हैं मानव निर्मित जो सूचक होते हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। मानव निर्मित मतलब इन्होंने बनाए हैं। तो ये बनाए कहाँ जाते हैं? प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। इसमें मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फ्थैलिन बहुत ही इम्पोर्टेंट मानव निर्मित या कृत्रिम संश्लेषित सूचक हैं, जिसके द्वारा भी हम इंडिकेट कर सकते हैं कि कोई भी जो पदार्थ है वो एसिड है या बेस है। तो मिथाइल ऑरेंज को हम देखते हैं, इसकी प्रकृति कैसी होती है, कैसा होता है। ये देखने में नारंगी कलर का होता है। अगर इसकी क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो वो लाल हो जाता है। नारंगी से कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अम्ल की क्या पहचान है? मिथाइल ऑरेंज अगर पहचान कराएगा अम्ल की, तो ये ऑरेंज कलर का था वो रेड कलर का हो जाएगा।
और अगर क्षार से क्रिया करेगा तो वो जो ऑरेंज था वो पीले कलर का हो जाएगा, तो हम पहचान लेंगे कि ये क्षार है। अगर रेड हो जाएगा तो पहचान लेंगे कि ये पदार्थ कैसा है, अम्ल है। फिनोल्फ्थैलीन देखते हैं, ये रंगहीन होता है, इस कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। अम्ल से क्रिया करता है तो जैसा का तैसा रहता है, और अगर क्षार से क्रिया कराते हैं इसकी तो ये गुलाबी हो जाता है, कलर चेंज हो जाता है। ये रंगहीन था, उसमें अलग से कलर आ जाता है, गुलाबी हो जाता है। तो ये भी दोनों जो मानव संश्लेषित सूचक हैं, मानव या संश्लेषित सूचक, इनसे भी हम इंडिकेट कर सकते हैं एसिड और बेस को। नेक्स्ट है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक से हम पहचान रहे होंगे कि गंध शब्द यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। गंध मतलब सुगंध वगैरह, किसी की स्मेल चेक करके बता सकें हम, तो ये अधिकतर जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनके लिए इसका प्रयोग बहुत अच्छा रहता है, और बहुत अच्छे तरीके से वो इंडिकेट कर सकते हैं एसिड बेस को। जो नेत्रहीन बच्चे होते हैं उनके लिए इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जैसे ही अम्ल और क्षार के संपर्क में ये गंधी सूचक आते हैं तो वो अपनी गंध को चेंज करते हैं। क्या करते हैं? अपनी गंध को परिवर्तित कर लेते हैं, जिसमें प्याज, लौंग, वेनिला आता है। एक एग्जाम्पल देख सकते हैं हम प्याज का, कि प्याज अगर अम्ल से क्रिया करती है तो वो जैसी की तैसी गंध रहती है उसकी समान। अगर वो क्षार से क्रिया करती है तो वो गंधहीन हो जाता है। यानी क्षार से क्या पहचान कर पाए हम कि वो गंधहीन है, उसकी स्मेल ही नहीं आ रही। इसके वेनिला भी ऐसे ही होता है, क्षार से क्रिया करेगा तो गंधहीन हो जाता है, अम्ल से क्रिया करता है तो गंध जैसी की तैसी गंध रहती है उसकी। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके। बाकी अदर क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप नोट्स बनाएं और तैयार करें, अध्ययन करते रहें और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहें। तो बच्चों, यहीं तक, अब आगे मिलेंगे। जय हिंद।